माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्या पर आपका स्वागत करता हूं। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अपने लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी में जो प्रायद्वीपीय भारत था उसको शुरू किया था और प्रायद्वीपीय भारत पर मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कराए थे, ठीक है ना। पहले वीडियो में मैंने आपको प्रायद्वीपीय भारत के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और अपने लोगों को किस तरीके से प्रायद्वीपीय भारत के इस टॉपिक को कवर करना है, उसके अंदर कितने सब टॉपिक हैं, उस पर अपने लोगों ने चर्चा की थी। उसके बाद मैंने उसके पहले टॉपिक जो केंद्रीय उच्च भूमि है, सेंट्रल हाईलैंड है, उसमें अरावली पर्वत श्रेणी है, उस पर अपन लोगों ने चर्चा की थी। आज अपन लोग सेंट्रल हाईलैंड में ही जो आगे के टॉपिक हैं उनको कवर करते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को, इस लेक्चर को, ठीक है। देखिए अपन लोगों ने शुरू किया था प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत प्रायद्वीपीय भारत के अंदर अपन लोगों ने शुरू किया था सेंट्रल हाईलैंड, जो उसका पहला हिस्सा था। केंद्रीय उच्च भूमि, इस केंद्रीय उच्च भूमि में जो पहला टॉपिक था आपका अरावली, अरावली रेंज। ठीक है ना, इसको तो अपने लोग कवर कर चुके हैं। इसमें नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अब, फिर इसमें आया था मेवाड़ प्लेटू, उसके बाद आया था मालवा पठार, मालवा प्लेटू, उसके बाद इसमें आएगा बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड प्लेटू, उसके बाद आएगा बघेलखंड। ठीक है ना, तो अपने लोगों ने अरावली को कवर कर लिया है। अभी आपके ये और ये और ये और ये आपके मेवाड़ प्लेटू, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड पठार और बघेलखंड पठार, इनको अपने लोगों ने कवर करना है। ठीक है ना, एक बार अच्छे से मैपिंग कर लेते हैं इनकी, फिर शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए ये हमारा बन गया है भारत। देखिए सबसे पहले अपने लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था, सबसे पहले यहाँ पर देखा था अपने लोगों ने ये आपको यहाँ पर इस तरीके से मिली थी। ये है आपकी अरावली, क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये थी अरावली रेंज। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको क्या दिखाया था, इस तरीके से, ठीक है ना। फिर इस तरीके से ये जो था इसको बोलते थे, ठीक है ना। देखिए ये था आपका मेवाड़ का पठार, ये था मालवा, ये था बुंदेलखंड, और ये था बघेलखंड।
देखिए इसके नीचे आपको क्या मिलेगी, इसके नीचे आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको मिलेगी ये विंध्या रेंज। कौन सी रेंज है? ये मिलेगी विंध्या रेंज, ठीक है ना। इसके नीचे आपको क्या मिलेगी? विंध्य पर्वत श्रेणी मिलेगी। देखिए ये तो हमारी मैपिंग हो गई। अपने लोग क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। देखिए लोग डालते हैं, सबसे पहले इसको भी रफ कर देते हैं, डालते हैं मेवाड़ पठार। मेवाड़ प्लेटू, मेवाड़ का पठार, ठीक है। नली जल्दी से आप लोग मेवाड़ का पठार, ठीक है। देखिए लिखिए, देखिए देखते हैं सबसे पहले इसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन क्या है? तो ये आपको मिलेगा राजस्थान और प्लस एमपी में। कहाँ मिलेगा? राजस्थान और एमपी में, ठीक है ना। ये राजस्थान और एमपी में मिलेगा। अगर इसकी लोकेशन को आप देखेंगे मेवाड़ प्लेटू को, ठीक है ना, तो देखो इसको नॉर्थ वेस्ट में इसकी क्या है, इसके नॉर्थ वेस्ट में है अरावली। क्या है? अरावली रेंज है, ठीक है ना। इसके ईस्ट में क्या है? इसके ईस्ट में मालवा का पठार है, मालवा प्लेटू है। क्या है? मालवा प्लेटू है, ठीक है ना। अगर देखेंगे इसके साउथ में क्या है, तो साउथ में मिलेगा आपको विंध्यन रेंज। कौन सी मिलेगी? साउथ में मिलेगी विंध्या रेंज, ठीक है ना। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। स्टेट वाइज भी देख ली और मैपिंग वाइज भी देख ली, ठीक है ना। जल्दी से नोट कीजिए। देखिए यहां से इस पठार से बनास नदी का उद्गम होता है। देखिए इस पठार से बनास नदी का उद्गम होता है। तो ये मेवाड़ प्लेटू के बारे में हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं मालवा पठार। देखिए मालवा का पठार, देखिए मालवा प्लेटू, मालवा का पठार, देखिए सबसे पहले देखिए लोकेशन। ये कहाँ मिलेगा आपको? एमपी में मिलेगा, ठीक है ना। कहाँ मिलेगा? एमपी में मिलेगा। और अगर लोकेशन वाइज देखेंगे तो इसके उत्तर पश्चिम में नॉर्थ वेस्ट में क्या मिलेगी आपको? अरावली रेंज मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? अरावली रेंज मिलेगी, ठीक है ना। आपको वेस्ट में क्या मिलेगा? इसके वेस्ट में मिलेगा मेवाड़ का पठार। क्या मिलेगा? मेवाड़ प्लेटू मिलेगा, ठीक है ना। और नॉर्थ में देखेंगे तो ग्वालियर की पहाड़ियां मिलेंगी। कौन सी पहाड़ियां मिलेंगी? ग्वालियर हिल मिलेंगी। और साउथ में देखेंगे, ईस्ट में देखेंगे, ईस्ट में आपको मिलेगा बुंदेलखंड का पठार। आपको बुंदेलखंड प्लेटू मिलेगा, ठीक है ना। और अगर आप इसके साउथ में देखेंगे तो साउथ में क्या मिलेगा? विंध्यन रेंज मिलेगी। क्या मिलेगी? विंध्यन रेंज मिलेगी। देखिए लोकेशन वाइज कहाँ मिलेगा ये आपको? मध्य प्रदेश में मिलेगा। उत्तर पश्चिम में इसका क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी है। पश्चिम में क्या है? मेवाड़ का पठार है, ठीक है ना।
इसके उत्तर में क्या है, ग्वालियर की पहाड़ियां हैं। इसके पूर्व में क्या है, बुंदेलखंड का पठार है। इसके दक्षिण में क्या है, विंध्य पर्वत श्रेणी है। ये पूरी एक हमने मैपिंग वाइज भी इसकी लोकेशन को ट्रेस कर लिया और स्टेट वाइज भी इसकी लोकेशन को हमने देख लिया। ठीक है ना, नोट कीजिए। ठीक है, देखिए मैं इसको रफ करता हूँ। देखिए जो मालवा का पठार है, ठीक है ना, ये जो है ये लावा निर्मित पठार है। कैसा पठार है, आप कहेंगे सर यहाँ पर लावा कहाँ से आ गया, लावा निर्मित पठार कैसे बन गया। तो देखो जब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, आगे जाके जब डेक्कन ट्रेक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर लावा कैसे आ गया। ठीक है ना, एक्चुअली में जब हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत था, जब ये उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित हो रहा था गोंडवाना लैंड से पृथक होकर, ठीक है ना, तो जब ये प्रभावित हो रहा था तो इसके रास्ते में एक जो था आपका एक हॉटस्पॉट आ गया था। ठीक है ना, उस हॉटस्पॉट से क्या हुआ, लावा का इरप्शन हुआ और प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी किनारे पर बहुत ढेर सारा लावा आ गया था। ठीक है ना, तो उसी वजह से यहाँ पर लावा के कुछ आपको लावा पाया जाता है और यहाँ पर उसी वजह से जो है बेसाल्टिक रॉक्स पाई जाती है। उसी वजह से भारत में काली मिट्टी भी पाई जाती है। तो देखो लावा निर्मित पठार है, जो लावा निर्मित पठार होता है ये हमेशा कौन सी चट्टानों से बना होता है, ये बेसाल्टिक चट्टानों से बना होता है। कौन सी चट्टानों से, बेसाल्टिक चट्टान। यानी कि जब लावा ठंडा होगा तो कौन सी प्रकार की चट्टान बनेगी, देखो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और बार बार पूछा जाता है। लावा जब ठंडा होता है तो उससे कौन सी चट्टानें बनती हैं, बेसाल्टिक चट्टानें बनती हैं। जो बेसाल्टिक चट्टानें होती हैं इसमें लोहा और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है। क्या होता है, लोहा और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है। इसीलिए इसका रंग कैसा होता है, गाढ़ा होता है, गाढ़ा काला कलर होता है, काला रंग होता है। इन चट्टानों का रंग कैसा होता है, गाढ़ा काला रंग होता है। जब ये बेसाल्टिक चट्टानों में क्या होता है, अपर्दन होता है। क्या होता है, अपर्दन होता है। इनके अपर्दन से क्या होती है, जब बेसाल्टिक चट्टानें टूटती फूटती हैं तो इनके अपर्दन से क्या होता है, मिट्टी बनती है। क्या बनती है, मिट्टी। क्या बनती है, मिट्टी बनती है। यानी कि सॉइल का फॉर्मेशन होता है। जो मिट्टी बनती है वो कैसी मिट्टी बनती है, वो यहाँ पर काली मिट्टी बनती है। कौन सी मिट्टी बनती है, काली मिट्टी बनती है। ठीक है ना, देखो सबसे पहले क्या होगा, लावा जब ठंडा होगा तो उससे बेसाल्टिक रॉक्स बनेंगे। बेसाल्टिक रॉक्स में क्या होगा, लोहा और मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा होगी। लोहा और मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा के कारण इसका रंग कैसा होता है, काफी काला होता है। ठीक है ना, जब इस बेसाल्टिक रॉक्स का अपर्दन होता है, अपर्दन का मतलब होता है जब ये चट्टानें टूटती फूटती हैं तो इससे क्या होता है, चट्टानों के टूटने फूटने से किसका फॉर्मेशन होता है, मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। और जो बेसाल्टिक रॉक्स की चट्टानों के अपर्दन से टूटने फूटने से जो मिट्टी बनती है वो कैसी मिट्टी बनती है, वो काली मिट्टी बनती है। कैसी मिट्टी बनती है, वो काली मिट्टी बनती है। और अगर इस काली मिट्टी में क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी हो, खनिजों की मात्रा अच्छी हो, जैसे कि आप इस मेवाड़ के मालवा पठार में देखेंगे, आप दक्कन ट्रिप में देखेंगे तो यहाँ पर काली मिट्टी की क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है। यहाँ पर जो मिट्टी के अंदर जो खनिज पानी पाए जाने चाहिए, मिनरल्स पाए जाने चाहिए, वो काफी ठीक ठाक मिलते हैं। हालांकि अभी काली मिट्टी कुछ आपको कारगिल वाले एरिया में भी मिलेगी, लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि उसमें क्लाइमेटिक कंडीशन वहां पर इतनी अच्छी नहीं है, वहां पर उतने अच्छे खनिज नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो काली मिट्टी पाई जाती है, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी होने की वजह से और प्रचुर मात्रा में खनिज खनिज होने से इस काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी। और इसका एक और नाम है, इसको उष्णकटिबंधीय, भारत में क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय। इसको उष्णकटिबंधीय चेरनोजम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय चेरनोजम। यानी कि इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए, ट्रॉपिकल चेरनोजम। ठीक है ना, इसको ट्रॉपिकल चेरनोजम भी कहा जाता है। इतना नोट कीजिए आप। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें लिखा देता हूँ, कुछ लिखने वाली चीजें हैं, ये तो आपने समझ लिया। लिखिए, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अवस्थित, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अवस्थित बेसाल्टिक लावा से युक्त, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अवस्थित बेसाल्टिक लावा से युक्त पठारी भाग जो कि दक्कन ट्रेप का उत्तरी विस्तार पटल माना जाता है।
दक्कन द्वीप का उत्तरी विस्तार पटल माना जाता है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर लिखिए, माना जाता है मध्य प्रदेश का खाद्यान्न भंडार नाम से मशहूर इस पठार में, मध्य प्रदेश के खाद्यान्न भंडार के नाम से मशहूर इस पठार में काली कपासी मिट्टी पाई जाती है। काली कपासी मिट्टी विकसित हुई है, ऐसे लिख लीजिए, काली कपासी मिट्टी विकसित हुई है। कई नदियों का उद्गम केंद्र होने के कारण, इसी में लिखिए विराम लगा के, कई नदियों का उद्गम केंद्र होने के कारण, कई नदियों का उद्गम केंद्र होने के कारण इसे मध्य प्रदेश में नदियों का मायका कहा जाता है। इसे मध्य प्रदेश में नदियों का मायका कहा जाता है। फिर लिखिए नई लाइन से, इस पठार का जल चंबल बेतवा, इस पठार का जल चंबल कम बेतवा व धसान जैसी महत्वपूर्ण नदियों द्वारा अपवहित किया जाता है। फिर लिखिए, इस पठार में, ऐसे करके लिखिए, इस पठार में, ये सारे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से, जो मैं लिखा रहा हूँ। इस पठार में देखिए, इस पठार में मिनी मुंबई, ऐसे करके लिखते जाइए, मिनी मुंबई, इस पठार में मिनी मुंबई नाम से मशहूर, इस पठार में मिनी मुंबई नाम से मशहूर इंदौर नगर, इस पठार में मिनी मुंबई नाम से मशहूर इंदौर नगर। फिर लिखिए, मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी, मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी, मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी, लिखिए भोपाल, मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी भोपाल। फिर लिखिए, महलों का नगर, मध्य प्रदेश में महलों का नगर, मध्य प्रदेश में महलों का नगर मांडू, मध्य प्रदेश में महलों का नगर मांडू। स्तूपों की नगरी, मध्य प्रदेश में स्तूपों की नगरी सांची, स्तूपों की नगरी सांची, मध्य प्रदेश में स्तूपों की नगरी सांची। महाकाल नगर, महाकाल नगर, मध्य प्रदेश स्तूपों की नगरी सांची। महाकाल नगर उज्जैन, महाकाल नगर उज्जैन। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया पीतमपुर, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया पीतमपुरा, पीतमपुरा है, पीतमपुरा। मैंने क्या लिखा था, इस पठार में मिनी मुंबई नाम से मशहूर इंदौर नगर, मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी भोपाल, मध्य प्रदेश में महलों का नगर मांडू, मध्य प्रदेश में स्तूपों की नगरी सांची, मध्य प्रदेश में महाकाल नगर उज्जैन, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया पीतमपुरा। आदि महत्वपूर्ण शहर, आदि महत्वपूर्ण नगर अवस्थित हैं। देखिए डेट्रॉइट क्या होता है, आपके पास एक शब्द आएगा डेट्रॉइट, जहां पर ऑटोमोबाइल उद्योग विकसित हुआ होगा उसको डेट्रॉइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेट्रॉइट बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए इस पठार से कई महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम हुआ है, इस पठार से कई महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम हुआ है, इस पठार से कई महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम हुआ है, जैसे कि चंबल नदी में मध्य प्रदेश की सीमा पर गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश की सीमा पर गांधी सागर बांध, जबकि राजस्थान की सीमा पर राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। देखिए बांध और बैराज में क्या अंतर होता है, मैं जब आपको डैम वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पर अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना। कोटा बैराज आदि बांध अवस्थित हैं, इन सब पर अंडरलाइन कर लीजिए, ये पूछे जाते हैं
कि गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर है, ठीक है ना। जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। कोटा बैराज किस पर है? चंबल नदी पर है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। जैसे बांध अवस्थित है, इसी में लिखिए तथा घड़ियाल संरक्षण हेतु यानी कि क्रोकोडाइल के कंजर्वेशन के लिए तथा घड़ियाल संरक्षण हेतु चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की स्थापना की गई है, यानी चंबल क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेब्लिश की गई है। यहाँ पर चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। ये सारे आपके वनडे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है और आयोग भी यहाँ से आपसे स्टेटमेंट वाइज फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। फिर नई लाइन से लिखिए नर्मदा नदी जिसको मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है। नर्मदा नदी जिसको मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है। इस नदी पर इंदिरा गांधी सागर, अवंतीबाई सागर, इस नदी पर मध्य प्रदेश में, ऐसे लिखिए, इस नदी पर मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी सागर, अवंतीबाई सागर तथा गुजरात में सरदार सरोवर जैसी बहुउद्देशीय बांध परियोजनाएं अवस्थित हैं, यानी कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट स्टेब्लिश किए गए हैं। देखिए, मैं नर्मदा नदी के बारे में भी डिटेल से नहीं पढ़ा रहा हूँ। जब मैं नदियों के टॉपिक पर आऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और अपनी भ्रंश घाटी में बहती हुई ये कहाँ पे गिरती है? जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। और पूर्व से, ठीक है ना, पूर्व से बहने वाली सबसे लंबी नदी है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, या अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है ना। इसी बांध परियोजना अवस्थित है। फिर लिखिए, इसी में लिखिए, जबलपुर के समीप भेड़ाघाट नामक स्थान पर, जबलपुर के समीप, ये मध्य प्रदेश में है जबलपुर के समीप भेड़ाघाट नामक स्थान पर संगमरमर की चट्टानों के मध्य धुआंधार वाटरफॉल अवस्थित है, जो कि निक पॉइंट जलप्रपात का उच्चतम उदाहरण है। निक पॉइंट जलप्रपात का उत्तम उदाहरण है, यानी कि निक पॉइंट वाटरफॉल, ठीक है ना। निक पॉइंट वाटरफॉल का उच्चतम उदाहरण है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आई, निक पॉइंट जलप्रपात, ये क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, निक पॉइंट जलप्रपात क्या होता है? देखिए, आपको पता है ये तो एक पर्वत है इस तरीके से, ठीक है ना। इसको हम ऐसे बीच से काट देते हैं और आपको पता है नदियां जो हैं वो पर्वतों के ढाल से ऐसे बहती हैं, ठीक है ना। ऐसे बहते हुए नीचे आती हैं और फिर यहाँ पर आकर सी लेवल में आकर, ठीक है ना, सी लेवल में आकर नदियां जो है अपना जल गिराती हैं। या इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। ये क्या हो गया? ये तो हमारा पर्वतीय क्षेत्र हो गया। अब देखिए क्या होगा, कोई नदी जो है वो इस तरीके से यहाँ से निकल रही है और इस ढाल के सहारे धीरे धीरे ऐसे बहती हुई नीचे आ रही है, ठीक है ना। और फिर जाकर क्या हो रही है? सी लेवल में जाकर अपना पानी गिरा रही है। तो नदियां क्या करती हैं, जब एक स्लोप पर्वतीय ढाल पर बहती हैं, तो इस स्लोप नदियां क्या करती हैं, जब एक पर्वतीय ढाल पर बहती हैं और पर्वतीय ढाल और पर्वत को अपर्दित करते हुए उसकी ढाल को क्या कर देती है? बहुत ज्यादा स्लोपी कर देती हैं, उस ढाल को बहुत ज्यादा मंद कर देती हैं। तो ऐसी अपर्दित ढाल को क्या बोलते हैं? ये नदियों के इस प्रकार के बहने के मार्ग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रवणित, इसको बोलते हैं प्रवणित जलमार्ग। क्या बोलते हैं? प्रवणित जलमार्ग, ये ग्रेडेड जलमार्ग बोलते हैं। देखिए, अब देखो क्या होता है, इस तरीके से नदियां क्या करती हैं, जब किसी पर्वत की घाटी को, ठीक है ना, जब नदियां अपनी घाटी क्षेत्र में क्या करती हैं, अपर्दित
करती हैं, जब घाटी क्षेत्र को अपरदित करती हैं तो एक सरल वक्र बना लेती हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रवणित जलमार्ग कहते हैं। अब देखो क्या होगा आगे, पृथ्वी की भूगर्भीय हलचलों के कारण यहाँ पर क्या हो सकता है, मैं इसको यहाँ पर बनाता हूँ, देखिए इसको मिटा देता हूँ। तो क्या हो रहा था, पृथ्वी की भूगर्भीय हलचलों की वजह से क्या हुआ, ये हिस्सा ऐसे आ रहा था और ये हिस्सा आते हुए क्या हुआ, अचानक टूट गया, ठीक है ना, अचानक टूट गया, ये हिस्सा ऐसे क्या हुआ, अचानक टूट गया। अब जो नदी यहाँ से आएगी, पहले तो नदी ऐसे इस स्लोप के सहारे बहते हुए धीरे धीरे नीचे आएगी, ऐसे नीचे आएगी, लेकिन जब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नदी फिर जो है ऐसे नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये हिस्सा टूट कर क्या हो गया, ये हिस्सा टूट कर नीचे आ चुका है, ठीक है ना। और फिर नदी इस तरीके से बहते हुए चली जाएगी बाहर और आगे जाकर सी लेवल में जाकर अपना दिल गिरा देगी। अब देखो यहाँ पर नदी का पानी क्या हो रहा है, बिल्कुल नीचे की ओर मुड़ रहा है। इस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को ही बोलते हैं निक पॉइंट। क्या बोलते हैं, निक पॉइंट। अब यहाँ नदी का पानी जो है काफी ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, तो एक वाटरफॉल की तरह ये प्रतीत होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं निक पॉइंट वाटरफॉल। क्या बोलते हैं, निक पॉइंट वाटरफॉल बोलते हैं इसको, ठीक है ना, इसको बोलते हैं निक पॉइंट वाटरफॉल। तो पृथ्वी की भूगर्भिक हलचलों की वजह से जब एक नदी अपने प्रवणित जलमार्ग में बहते हुए उसके रास्ते में, ठीक है ना, कोई भाग टूटकर नीचे गिर जाए और नदी जो है काफी ऊंचाई से जब गिरे, तो इस प्रकार के बने हुए जलप्रपात को बोलते हैं निक पॉइंट वाटरफॉल, क्योंकि इस पॉइंट से पानी जो है सीधे नीचे आ रहा है। और जब पानी यहाँ पर सीधे नीचे आएगा तो पानी यहाँ पर क्या करेगा, एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण करेगा, इस गड्ढे में पानी भरा रहेगा, इसको बोलते हैं स्पंज पूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पंज पूल बोलते हैं इसको, स्पंज पूल, या इसको बोलते हैं अवनमन कुंड। क्या बोलते हैं, अवनमन कुंड, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये निक पॉइंट वाटरफॉल का उदाहरण हो गया। आप इसको अच्छे से बना लीजिए, ठीक है ना, इसको बोलते हैं निक पॉइंट वाटरफॉल। आप अच्छे से बनाइए। देखिए अब आगे लिखिए, लिखिए मालवा, नोट करके लिखिए, देखिए नोट करके, मालवा का पठार, मालवा का पठार समप्राय मैदान का उदाहरण है। मालवा का पठार समप्राय मैदान का उदाहरण है, समप्राय मैदान का उदाहरण है। मालवा का पठार जो है वो किसका उदाहरण है, समप्राय मैदान, समप्राय मैदान। इनको बोलते हैं पेनी प्लेन्स। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पेनी प्लेन्स, ठीक है ना, समप्राय मैदान। देखो संप्राय मैदान क्या होता है, देखो आपको पता है पठार क्या होता है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना, कि पठार जो है, थोड़ा ऊपर से बनाते हैं, पठार जो है तो टेबल की आकृति का होता है, हमने शुरू से पढ़ा इस तरीके से, ठीक है ना। ये पठार होता है, इसका ऊपरी भाग कैसा होता है, इसका ऊपरी भाग कैसा होता है, सपाट होता है, ठीक है ना। और साइडों पर क्या होती है, तीव्र ढाल होती है। क्या होती है, तीव्र ढाल होती है, ठीक है ना। साइडों पर क्या होती है, तीव्र ढाल होती है, ऊपरी भाग कैसा होता है, सपाट होता है। अब देखिए होता क्या है, कोई पठार जो है उसमें क्या होता है, उसमें नदियां, नदियों की वजह से, ठीक है ना, और आपका जो नदियों की वजह से, वर्षा की वजह से, पवनों की वजह से, यहाँ पर क्या होता है, पठारों में अपर्दन होना प्रारंभ हो जाता है। इतना अपर्दन होता है कि ये पठार जो है वो बिल्कुल इतनी कम ऊंचाई के रह जाते हैं, बिल्कुल ऐसे दिखाई देने लगते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे। ये पठार जो है वो मैदान की तरह दिखाई देने लगते हैं। कैसे तरह दिखाई देने लगते हैं, मैदान की तरह दिखाई देने लगते हैं। और इन्हीं मैदानों को बोलते हैं, जिन पठारों का इतना अपर्दन हुआ, और अपर्दन किसने किया, नदियों की वजह से, वर्षा की वजह से, पवनों की वजह से, कि मैदान के रूप में परिवर्तित हो गए। इन्हीं मैदानों को क्या बोलते हैं, समप्राय मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समप्राय मैदान बोलते हैं। यानी कि आप जो देखिए मालवा का पठार जो है वो बीहड़, इसको बोलते हैं उत्खात भूमि। क्या बोलते हैं, उत्खात भूमि के लिए भी जाना जाता है। इसको बोलते हैं वेटलैंड। क्या बोलते हैं,
वेटलैंड, ठीक है ना, इसको बोलते हैं वेटलैंड। देखिए मालवा का पठार जो है वो, मालवा के पठार की एक और विशेषता है, मालवा का पठार जो है वो गली इरोजन, इसके लिए जाना जाता है, गली इरोजन, इसको बोलते हैं गलीय पर्दन, क्या बोलते हैं, गलीय पर्दन, ठीक है ना। और ये गलीय पर्दन करती कौन है, ये जो चंबल नदी कौन करती है, ये करती है आपकी चंबल रिवर। देखो ये होता क्या है, इसको समझते हैं अच्छे से। देखो मालवा का पठार पहले कुछ ऐसा था, ठीक है ना, ये मालवा प्लेटो है। अब होता क्या है, चंबल नदी क्या करती है, जब चंबल नदी जो है, चंबल नदी है, बेतवा है, केन है, टोंस है, बहुत सारी नदियां यहाँ पर बहती है, लेकिन बेसिकली चंबल नदी जो है वो कुछ ज़्यादा ही उत्पादन करती है। एक्चुअली में होता क्या है, जब वर्षा, जब जब मानसून के सीजन में, जब मानसून का टाइम होता है या मानसूनी सीजन होती है, उस टाइम चंबल नदी का पानी जो है, चंबल नदी की घाटी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, और इस वजह से क्या होता है, चंबल नदी से बहुत सारी सरिताएं निकलती हैं, बहुत सारी सरिताएं निकल कर क्या करती हैं, ये जो बहुत ज़्यादा अपर्दन करती हैं मालवा के पठार का, और बहुत इरेगुलर तरीके से अपर्दन करती हैं, जिससे मालवा के पठार में क्या हो जाते हैं, बहुत गहरे गहरे गड्ढे, बीहड़, महाखड्ड बन जाते हैं। जब गहरे गहरे गड्ढे और बीहड़ और महाखड्ड बन जाते हैं तो यहाँ पर एग्रीकल्चर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए इस पठार को क्या बोलते हैं, बीहड़ बोलते हैं, उत्खात भूमि, ऐसी भूमि जहां पर कोई भी उत्खात ना हो, जहां पर कोई भी एग्रीकल्चर ना हो, इसलिए इसको उत्खात बोलते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बीहड़ बोलते हैं, क्योंकि ये इलाका कैसा हो जाता है, बिल्कुल उजड़ जाता है, इसीलिए इसको वेटलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेटलैंड बोलते हैं। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब समझते हैं गलीय पर्दन क्या होता है। चंबल नदी क्या करती है, अपनी सरिताओं की सहायता से क्या करती है, इस मालवा के पठार को आकर, इस मालवा के पठार का इतना खतरनाक तरीके से अपर्दन करती है कि यहाँ पर बहुत गहरे गहरे ऐसे महाकट, ऐसी बहुत बहुत गहरी जो है वो नालियां सी बना देती है, ठीक है ना। इस तरीके से मालवा के पठार की संरचना ही बना देती है। और इसका आपको अगर एग्जाम्पल देखना है तो आपने शोले मूवी देखी होगी। शोले नदी में, शोले मूवी में आपने देखा होगा कि जो गब्बर सिंह है, जब ठाकुर, जो पहला सीन दिखाया था, ठाकुर गब्बर सिंह का पीछा करता है, ठीक है ना, जो पुलिस की जीप होती है, और गब्बर सिंह जो है जब पठार वाले इलाके में पहुंचता है तो वो क्या करता है, अपने घोड़े की सहायता से क्या करता है, गलियों, ऐसे पठारों में बहुत सारी नालियां बनी होती हैं, बहुत सारे रास्ते बने होते हैं, संकीर्ण रास्ते होते हैं, उनके अंदर चला जाता है और जाकर छुप जाता है। और ठाकुर जो है उसका पीछा करता हुआ वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि वो, उसकी जीप जो है वो उन संकीर्ण नालियों में नहीं जा सकती थी। तो वो जो पठार था उसमें जो संकीर्ण नालियां थी, वो उसका किसका उदाहरण थी, वो गली अपर्दन का उदाहरण थी, वो बीहड़ का उदाहरण थी, वो वेटलैंड का उदाहरण थी, जो किसने बनाए हैं, चंबल नदी ने बनाए हैं। यानी पहले डाकुओं को संरक्षण कौन प्रदान करता था, ज्योग्राफी प्रदान करती थी। ज्योग्राफी ने भी डाकुओं के लिए एक उपयुक्त स्थान बनाया था छुपने के लिए, जो कैसे पॉसिबल हुआ, जो चंबल नदी के द्वारा किए गए गली इरोजन की वजह से पॉसिबल हुआ। लेकिन अब वर्तमान में डाकू क्यों नहीं है, क्योंकि वर्तमान में हम इतने ज़्यादा मॉडर्न, इतने ज़्यादा साइंटिफिक हो गए हैं कि अब अगर आप चांद पर भी छुप जाएं हम आपका वहां पर भी पता लगा सकते हैं। हालांकि हम नीरव मोदी और विजय माल्या का पता नहीं लगा पाए हैं, ये हमारे लिए बड़ी दुखद की बात है कि वो कब भारत से निकल गए, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके के अपर्दन को बोलते हैं गली अपर्दन। आई थिंक मैंने मालवा के पठार में जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड डिटेल थी वो मैंने आपको सारी दी, और एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया, और मैपिंग यहाँ पर जरूरत थी, मैपिंग से समझाया, एग्जाम्पल जरूरत थी, एग्जाम्पल से समझाया। ये मालवा के पठार में आपकी इनफ इन्फॉर्मेशन है, चाहे आप वनडे एग्जाम दीजिए, चाहे आप कोई आयोग का एग्जाम दीजिए, मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। और इससे बाहर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उस दिन आपकी किस्मत नहीं खराब होगी, उस दिन उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने वाले, बैठने वाले लगभग 99% बच्चों की किस्मत खराब होगी। और ऐसा मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं होगा, ऊपर वाले का कर्म रहा तो, ठीक है ना। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक वाला बटन भी प्रेस कर दिया कीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय।